नमस्कार दोस्तों। इंडियन अचीवर्स के 33वें एपिसोड में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ आपको तहे दिल से प्रणाम करते हैं और हमारे आज के मेहमान का हम स्वागत करते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको याद होगा लगभग 1977 के आसपास एक फिल्म आई थी असरानी, जिसमें हीरो थे और फिल्म का नाम था चला मुरारी हीरो बनने। और वो फिल्म का कुछ टाइटल इस ढंग का था कि वो लोगों की जुबान पर चढ़ गया और अगर कोई मुश्किल काम करने की कोशिश करता था तो उसके अड़ोसी पड़ोसी कहते थे, देख चला मुरारी हीरो बनने। बस की तो है नहीं, लेकिन असल में भी एक मुरारी है बॉलीवुड में जो बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुका, और वो भी बिहार के एक छोटे से गांव से चला था मुंबई की ओर लगभग 30 साल पहले, और उसका सपना भी हीरो बनने का था। अब ये तो पता नहीं उसके मन में ये था कि नहीं कि हाँ भाई मुरारी चला हीरो बनने, कहाँ तक सफल होगा। वो फुटपाथ पर भी सोया, उसने खाली पेट भी जीवन गुजारा। खैर, आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और वो फिल्मों का कलाकार आज हमारे साथ है, और उसके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ अंदर की बातें फिल्मों की, जो कुछ हो सकता है कि अनकहे चटपटे किस्से होंगे, और उसमें काफी झलक हमारे इस मुरारी की भी होगी जो आज हमारे साथ है। मुरारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और आपका नाम जो है ना, वो तो कोई भूल नहीं सकता ना जिंदगी में कि हाँ भाई मुरारी, है ना? जी जी। तो ये बताओ मुरारी भाई कि ये हीरो बनने का सपना कब और कैसे पाला? सर ये बचपन से था सर। दरअसल जब मैं 6-7 साल का था तो मैं क्या करता था सर, दरवाजा बंद करके ना मैं न्यूड नाचता था। तो सब मुझसे बड़े लोग क्या करते थे, वो आके खिड़की से झांकते थे, फिर मैं शर्मा जाता था, फिर मैं नॉर्मल हो जाता था। लेकिन बचपन से ही था कि मैं करूँ कुछ। मैं जब फिर उस जमाने में मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी सर, महाभारत रामायण का जमाना था, तो लोग ट्रैक्टर चला के लोग महाभारत देखते थे। पूरे गांव में एक ही या दो लोगों के पास टीवी होता था, वहां जाते थे। तो वहां से इंस्पायर्ड होते होते मतलब मैं इतना सा था सर कि मुझे एक्टर बनना है। तो उस जमाने में ट्रंक कॉल होता था, तो सिंगर देखता था तो मैं सिंगर जो सिलाई मशीन है मैं उसको मैं कॉल कर देता था कि शायद यहीं से मेरा कुछ मिल जाए, मैं बॉलीवुड में पहुंच जाऊं। मायापुरी करके एक मैगजीन आता था उस जमाने में सर, हाँ हाँ वो हाँ। बहुत पढ़ता था। फिर जैसे तैसे वहां से क्या हुआ सर कि दिल्ली आया था। दिल्ली में घूमते घामते एक दिन में मंडी हाउस पहुंचा सर। और मंडी हाउस में मैंने देखा, मैंने पहला ही दिन मैंने ना पंडित सत्यदेव जी का एक नाटक था जो डायरेक्ट किया था, उन्होंने लिखा था उसको, उन्होंने जीपी देशपांडे सर ने, रास्ते करके, जिसमें मुकेश तिवारी, विजयराज सर, ये सब लोग एक्टिंग कर रहे थे। आशुतोष राणा उन दिनों देख बॉम्बे से दिल्ली आए हुए थे और नाटक देखने आए थे। तो मेरे लिए लगा कि ये तो कमाल का जगह है ये मंडी हाउस। तो मैं उन सबको देख के मैं मंडी हाउस में एक एक्ट वन करके ग्रुप है, पंडित जन के हम सब लोग उनको पंडित जी बोलते हैं, उनके साथ जुड़ गया। फिर 1-2 साल रहा, फिर मैंने सोचा मैं बिहार से आया हूँ और मैं ये नाटक करने तो नहीं आया हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ना बड़ा बनने का है सर। बड़ा मतलब बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना है, तो बहुत सारे पहुंचने के लिए मैं नाटक के थ्रू नहीं पहुंच सकता, उसके लिए सिनेमा ही है। फिर लगा मुझे कि समुंदर तो बंबई में है, यहाँ दिल्ली में तो नदी है, तो समुंदर के पास चलते हैं। फिर मैंने, मेरे बाबूजी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी है जिन्होंने चाणक्य बनाया था उस जमाने में, उनके नाम से एक चिट्ठी लिखवा के मुझे दिया कि जाओ अगर बंबई जा रहे हो तो उनसे एक बार मिलना। तो मैं सर स्टेशन से उतरा, वहीं कहीं जुहू में कहीं पर एक गेस्ट हाउस था, वहां रूम लिया और मैंने फोन किया तो डॉक्टर साहब के यहाँ से अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे कि आज आप आ जाइए दोपहर में आफ्टर लंच, जो डॉक्टर साहब बोले हैं कि बुला लो उसको। तो मैं सर एकदम बहुत खुश हो गया कि आते ही पहले ही दिन सीधा, और वो भी कहा फिल्म सिटी में सर। उनका उन दिनों एक और महाभारत कर रहे थे, उसका सेट लगा हुआ था। तो मैं गोरेगांव स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, आधा किलो अंगूर खरीदा और वो खाते खाते हुए सर मैं गोरेगांव फिल्म सिटी पहुंचा। और वहां जब पहुंचा तो डॉक्टर साहब के असिस्टेंट ने मुझे रिसीव किया और मैंने देखा भाई ये तो बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल में। मैं जब उनके पास पहुंचा तो डॉक्टर साहब बैठे लंच कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे देखा और बोला कि बेटा आप कहाँ तक पढ़े हो? मैंने बोला सर मैं तो मैट्रिक फेल हूँ। तो बोला रे 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 पैसे है तुम्हारे पास? तो मैं बोला जी है।
तो बोले काम करो, तुम अपने गांव वापस जाओ और वापस जाके ना ग्रेजुएशन करके आओ, मैं तुमको काम दूँ। अच्छा। जी, तो मैं सर डिप्रेस हो गया। डिप्रेशन में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि पिताजी को नहीं बोल सकता था, नहीं तो गांव बुला लेते। मैं बम्बई में रह के मैंने ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया। गांव जाके मैट्रिक पास करके एडमिशन लिया एल्फिंस्टन कॉलेज में। और वहां से फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया सर, यहाँ पृथ्वी थिएटर। वहां मकरंद सर के पास आके थिएटर में रहता था। पंडित सत्यदेव दुबे जी का वर्कशॉप वगैरह करता था मैं। अनुराग सर लोग उन दिनों एक्टिंग करते थे, अनुराग कश्यप सर, के मेनन सर। तो मुझे बड़ा मजा आता था वहां पर। इधर स्टूडेंट भी था, पढ़ाई करते करते फिर 2004 के बाद फिर थोड़ा वक्त गुजरा, फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मैं प्रोफेशनली जब आया, क्योंकि उस समय तो मैं घर से मदद लेके सरकारी पैसे से स्टूडेंट था, मैं मरीन ड्राइव पर रहता था। लेकिन जब मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद, शादी के बाद वापस बॉलीवुड में जब आया, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से अब मुझे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर सर मैं रोड पर सोया मैं साल भर। मेरे एक दोस्त थे, कॉबलर हैं, जो मेरे ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। उनका कांदीवली स्टेशन पर ना वो स्टॉल है, उनके दादा चलाते थे। तो वो दिन में वो चलाते थे और रात में जाके मैं अपना सामान निकाल के वहां पर सो जाता था, खाना पीना खा के। दिन भर कैंटीन में, कॉलेज के कैंटीन में खा के, और स्ट्रगल करता था मैं। फिर वो सब करते कराते सर जो है, एक दिन अनुराग सर को पता चला और फिर उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। बोले कि तुम क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला सर एक फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, जो मैं फिलहाल कुछ एक जॉब करना चाहता हूँ। तो बोले कि जॉब क्यों करना चाहते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मैंने बोला सर मैं एक्टर बनने आया हूँ। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मैं तुमको जॉब भी देता हूँ और तुमको एक्टिंग भी करना है। तब उनके साथ मैंने ज्वाइन किया और वो साल था सर 2010। फिर मुझे वासेपुर मिला और वहां से फिर मैं, मेरा जो है यहाँ तक का सफर आगे मैं कर रहा हूँ सर। जी, तो मुरारी जी, देखिए हमारी नजर में छोटा या बड़ा कलाकार कुछ होता नहीं है। जो आदमी छोटा सा दिया बनाता है या जो मोनालिसा बनाता है, सब बराबर के कलाकार हैं हमारी दृष्टि में। जी। पर बॉलीवुड में ये जो बड़ा एक सिस्टम है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और कोई स्टार है और कोई नॉन स्टार है और कोई छोटा कलाकार है, कोई बड़ा है, क्या है इसका मापदंड? किसे आप स्टार कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं और क्या है कारण उसका? देखिए सर, मेरा जो अनुभव है, अब जैसे देखिए मैं जिस हिसाब से मैं यहाँ पहुंचा बॉलीवुड में, उस हिसाब से मुझे बॉलीवुड ने दिया है ना। मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं सीधा बगैर पढ़े लिखे यहाँ आया। फिर मुझे प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ा, चाहे वो अनुराग सर के थ्रू हो, पृथ्वी थिएटर के थ्रू हो, या एजुकेशन के थ्रू, या डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी के कहने पर मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे सिनेमा करना चाहिए, तो सिनेमा में मुझे काम मिलना चाहिए। तो काम के लिए पहले सोचा तो मुझे वहां पर खड़ा होने लगा, फिल्म में मुझे लोग खड़ा करने लगे, कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखने लगा। फिर मैं जब खड़ा होने लगा तो मुझे लगा नहीं यार, 2 घंटे की पिक्चर है, 2 घंटे में अपन सिर्फ खड़े ही होंगे, हम भी तो कुछ बोलेंगे, कम से कम कुछ दो चार बातें भी तो, डायलॉग तो मिले अपने को। तो फिर सर वो स्ट्रगल हुआ, तो वो भी होने लगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, ये क्या है ना, सिर्फ 2 बातें से नहीं होगा भाई। 2 घंटे के फिल्म में कम से कम 15-20 दिन काम करेंगे, तब अपन भी नोटिस होंगे। उस तरह से मुझे वो मैंने किया, तो वैसे वैसे मेरा ग्रेड बढ़ता जा रहा है सर। जितना मैंने प्रैक्टिस किया, जितना मैंने मेहनत किया, जितना मेरा टैलेंट है, उसके हिसाब से मुझे मिल रहा है। उसी हिसाब से सर, जैसे आप जो कह रहे हैं, अब शाहरुख खान साहब की बात देखिए सर, उनका आप स्ट्रगल देखिए सर। उनका तो कोई घराना नहीं था। उनको जो लोग आजकल बोलते हैं कि नेपोटिज्म, कुछ ऐसा नहीं है सर। उन्होंने कितना मेहनत किया और उस मेहनत के बल पर हमारे जहां भी है। तो वैसा ही मैं बोलता हूँ कि ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये जो है ना, हमारे मेहनत, हमारे टैलेंट और हमारे कॉन्फिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा कितना है। क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना, ये हम ही कर सकते हैं। एक्टर एक ऐसा चीज है ना, माध्यम। जैसे डायरेक्टर थोड़ी देर के लिए बोलेगा कि ये सीन किसी और को करने के लिए, तो वो कर सकता है, लेकिन एक्टर का जगह कोई और नहीं ले सकता है सर। हम मेरा काम मुझे ही करना पड़ेगा कैमरा के सामने। उसी तरह ये एक ऐसा माध्यम है सर कि इसमें कोई ग्रेड नहीं है। आपका जितना मेहनत, आपका जितना कॉन्फिडेंट, जितना टैलेंट है, उसी के हिसाब से आपको मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। एक बात बताओ मुरारी जी, एक बात बताओ। आपने बोला कि आप जब स्ट्रगल कर रहे थे तो अनुराग कश्यप जी ने आपको सहारा दिया। तो आपको क्या माने, आपको ये वाकई लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप स्टार सन या स्टार डॉटर नहीं है
तो आपको गॉडफादर की जरूरत है और उसी के दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। टैलेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं होता। बिल्कुल, जैसे देखिए अनुराग सर ने मुझ में कुछ देखा होगा, उनको लगा होगा कि अरे नहीं इस बेचारा में ये मेहनती है, इतना मेहनत कर रहा है, टैलेंट भी है, पर क्या है नहीं कुछ जगह पर नहीं पहुंच रहा है, इसको बस थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। नहीं, मेहनत तो उन्होंने सारे ही करते हैं, जो स्ट्रगल करने आते हैं मेहनत तो सभी करते हैं। आप में क्या खास देखा उन्होंने? मैंने उनमें खास ये देखा कि जैसे मुझे पहले एक ऐसा डायरेक्टर मिले जो मुझे लगा कि ये मेरा जन्मों से रिश्ता है, मेरा भाई है, उनके सेट पर जाता हूँ ना सर, इतना कंफर्ट रहता हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है कि कभी अनुराग कश्यप सर डायरेक्ट करते हैं, वो एक्टर को डायरेक्ट करती ही नहीं है सर, तो लगता है कि ये कमाल है। बाकी के दूसरे सेट पर जाता हूँ, कई डायरेक्टर इतने डरा देते हैं कि वहां तक पहुंच भी नहीं पाता हूँ, उनके एसोसिएट असिस्टेंट तक ही रह जाता हूँ, क्योंकि वो अपना एजुकेशन नहीं है ना सर, ना तो मैं एफटीआई से हूँ ना ही एनएसडी से हूँ, मैं तो प्रैक्टिकली सब कुछ करता हुआ तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ सर। ये चीज अनुराग सर ने मुझे सिखाया कि देखो बेटा सिर्फ एक्टिंग ही नहीं होता सिनेमा में, और भी 75 डिपार्टमेंट है। उससे पहले ही होता था सर, मैं जाता था और अपना काम करके कपड़ा पहन के एक्टिंग करके सामने पैकअप होता था, कपड़ा छोड़ के निकल जाता था। लेकिन जब अनुराग सर के पास आया तो उन्होंने समझाया कि नहीं, एक्टिंग सिर्फ एक्टर ही नहीं होता है फिल्म में, और भी चीजें हैं, आर्ट है, प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, प्रमोशन है, इतना सारा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग मिलकर एक फिल्म बनाते हैं, एक आदमी से नहीं होता है सर। तो ये सारी चीज अनुराग सर ने सिखाया मुझे। तो ऐसा ही कुछ जरूरी नहीं है कि पैसा से ही या बड़ा उस चीज से ही गॉडफादर हो सकता है। आपको किसी ने आपको रास्ता दिखा दिया, वही बहुत बड़ा, मेरे लिए तो भगवान है अनुराग कश्यप सर। उन्होंने मेरे लिए जो किया, उनकी वजह से आज सर जो हूं, जिस तरह से अनुराग सर का जनरेशन बोलते हैं कि राम गोपाल वर्मा की वजह से है, उसी तरह से मैं कहता हूं कि अनुराग कश्यप जैसे लोगों की वजह से आज मैं हूं। तो मुरारी जी, बॉलीवुड जो है कई गलत कारणों से न्यूज में रहता है। आप देखेंगे कभी कोई ड्रग्स का मामला है, कभी कोई सेक्स स्कैंडल है, कभी वो किसी स्टार का बेटा किसी ड्रग के स्कैंडल में पकड़ा जा रहा है। क्या स्थिति है? क्या इतना सब कुछ होता है उस कलाकारों के दुनिया में? ड्रग्स के बिना रह नहीं पाते लोग, क्या स्थिति है वहां? सर देखिए, मैं एक बात कहूंगा सर कि हम कलाकार लोग क्या होते हैं ना कि दूर से बहुत हम लोग फोकस में रहते हैं, हमेशा सब लोगों के नजरों के सामने में रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही इंडस्ट्री में ये चीजें होती है, और भी तो डिपार्टमेंट्स हैं। क्या कारपोरेट में नहीं होता है और जगह पर नहीं होता है? पर यह है कि वहां पर कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, वो बातें चार दीवारी के अंदर रह जाती है। यहाँ पर है क्या कि हमारा दीवार जो है ना बंद नहीं है, हम खुले लोग हैं, तो उस चीज को लोग इतना हाईलाइट कर देते हैं। नहीं तो हम नजदीक से जाएंगे तो हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देगा ही देगा हमें। नहीं मतलब आप ये मानते हैं कि इसका मतलब ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, नशा, सट्टेबाजी, है ना, लड़कीबाजी, ये सब मतलब कोई इसमें कुछ नहीं हमने नहीं कहा कि ये सही है, हम ये कह रहे हैं सर ये है कि महत्वपूर्ण ये तब हो जाती है बात, दूसरी जगहों पे भी होती है, पर महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब एक्ट्रेसेस जो है वो आत्महत्या तक करने लगते हैं, फांसी पे चढ़े हुए। मतलब अब क्या कहें उसको, ये तो एक्सट्रीम है ना कि एक आदमी अपने अच्छे भले कैरियर पे है और ड्रग्स के कारण वो फिर फांसी पे चढ़ जाए, तो कैसे हो जाता है ये सब? सर देखिए, इसमें क्या है ना, आज का जमाना इतना एम्बिशियस हो गया ना, जैसे आप जो बोल रहे हैं, जिस तरफ आपने बोला फांसी पर चढ़ाने की बात, अब मैं उनकी बात में करूंगा कि वो कम से कम मेरे जैसे तो नहीं थे, वो हायर क्लास फैमिली से थे, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो आए थे इंजीनियर बनने, इंजीनियरिंग किया उन्होंने, ठीक। तीसरी बात ये सर कि कोई भी इंसान जब बॉलीवुड में जाता है तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम कैरेक्टर रोल करें, हर कोई चाहता है कि मैं एक बार तो कम से कम शाहरुख खान तो बन जाऊं, एक दो फिल्म तो ऐसा तो कर लूं। तो वो भी उनको मिल गया, जिन साहब की आप बात कर रहे हैं वो भी उनको मिल गया कि वैसा सब भी कर लिया। तो होता क्या है कि कई बार कि जितना आपने सोचा था ना उतना जब मिल जाता है ना, उसके बाद ना फिर हम आगे कुछ सोच नहीं पाते। नहीं मुरारी जी, मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, और भी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं पिछले 2-3 साल पहले, कोई मैं नाम नहीं सबके जानता,
पर कोई आत्महत्या कर रही हैं लड़कियां लड़के, मतलब वो थोड़ा सा सामाजिक दृष्टि से अजीब लगता है कि भाई ये क्यों हो रहा है। यंग लोग हैं, अच्छे कैरियर्स हैं, क्यों इस जा रहे हैं। सर होता क्या है ना सर, हम लोगों का जो लाइफ है ना बहुत चकाचौंध लाइफ है जी। अब जब हम यहाँ आते हैं, मेरे जैसे ही को देखिए, अब जब यहाँ आते हैं, जब सेट पर जाते हैं तो देखते हैं लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं। अब मेरे जैसा आदमी, मैं गांव से आया हूं, मैं उनको देख के मैं चाहूंगा कि मैं कहीं से मैं 50 लाख रुपए का लोन ले लूंगा और उसका ईएमआई भरूंगा, तो फिर क्या होगा कि मुझे कुछ भी करना पड़ेगा सर, जी। है ना। मैं आज तक मैं वन आर के में रहता हूँ सर, रेंट पर, मैं खुश हूँ सर, मुझे नहीं चाहिए सर 50 करोड़ का घर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो लूंगा ना सर तो ये सब मुझे इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो कितनी इसीलिए लगभग कितनी फिल्मों में काम किया आज तक आपने? सर अभी तक IMDb पर तो सर 45 फिल्म बता रहा है सर। अच्छा। मैं सर, मेरी आदत क्या थी कि मैं पिक्चर नहीं देखता था सर। अनुराग सर क्या कहना, अनुराग सर डेली पिक्चर देखते हैं, उनके घर में होम थिएटर है, तो मैं उनके साथ जब काम करने लगा तो उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाना शुरू किया। तो उनके पास बड़ी बड़ी फेस्टिवल्स की फिल्में आती थी, तो मुझे दिखाते थे, तो मैं बोलता था कि सर मैंने सोचा हुआ है कि मैं पिक्चर देखूंगा ही नहीं किसी और की, मैं सिर्फ अपनी पिक्चर देखूंगा, जिस फिल्म में मैं काम करूंगा वही फिल्म देखूंगा। तो बोले अरे तू पागल है क्या, ऐसे कैसे तू एक्टर बनेगा, जब तक तू दुनिया की पिक्चर नहीं देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तब तक कैसे एक्टर बनेगा। तब मैंने सब पिक्चर देखना शुरू किया सर जी। बचपन में देखता था, लेकिन वो रामायण महाभारत गांव में टीवी वगैरह, लेकिन बाद में यहाँ जब आया तो एक अलग ही एटीट्यूड, नहीं एक कॉन्फिडेंट, समझ रहे सर, बस वो कॉन्फिडेंट ही है जो मुझे आज तक वहां जिंदा रखा है सर, कि नहीं हम करेंगे। और कभी भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी चीज का रिग्रेट है कि मैं इतने साल से, जैसे आप कह रहे हैं सर कि 30 साल से हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अगर 70 साल तक भी रहना होगा तो मैं रहूंगा, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं इस बात से हैप्पी हूँ कि जो करने आया था वही कर रहा हूँ सर, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ मुरारी जी, एक बात बताइए, आपने अभी बोला कि भाई बड़ा दिखने के लिए और चकाचौंध में वैसा ही रंग धारण करने के लिए आदमी पैसा भी उधार लेता है, लोन लेता है, किस्तें चुकाता है। तो आप ये बताइए कि आप जिस लेवल के एक्टर हैं, जितना फिल्में की हैं आपने, तो क्या आप भी ये एक तरह का कंप्रोमाइज हुआ? और ये काफी आम जनता ये समझती है कि भाई बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए बहुत से कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, उसका जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा बताइए, वो कंप्रोमाइज किस तरह के होते हैं? देखिए सर साहब, कॉम्प्रोमाइज ये है कि जैसे मैंने कुछ, एक मेरे मारवाड़ी दोस्त है, वो बोलते हैं कि देखो दुकान से मकान हो सकता है लेकिन मकान से दुकान नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि मैं अपने ऊपर फोकस करता हूं, मैं अपने आप को तराशता हूं, मैं अपने काम को करता हूं। जब मैं अच्छा करूंगा, अच्छा एक्टर जब बनूंगा, तो मुझे अपने आप ही घर दे देगा लोग, मुझे अपने आप मेरे पास मकान मिल जाएगा। तो मैं उस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि है ना, जो मेरे एक एज होता है किसी चीज का, कि उस एज में एंजॉयमेंट करना चाहिए, सही बात है। मैं अपने फैमिली से दूर रह जाता हूँ, कई बार माँ पिताजी के साथ नहीं मिल पाता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज ये कर रहा हूँ, अगर कहेंगे तो मैं कर रहा हूँ सही में। लेकिन ये जो है ना, वो मेरा लॉन्ग टर्म है सर, कि मैं उसमें नहीं फंसना चाहता। उसमें फंसूंगा ना तो एक कहावत है ना मिडिल क्लास लोगों का, कि एक इंसान जीवन में एक ही घर बनाता है, तो बात सही है। एक घर के चक्कर में इतना लोन ले लेता है कि उसी का ईएमआई भरते भरते उसका जो है ना सर का बाल चला जाता है। नहीं, वैसे ये तो सच है ना कि जो आउटसाइडर, जो स्ट्रगलर्स आते हैं, वो कंप्रोमाइज तो करते ही हैं, काफी चीजों का कंप्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें ये बताइए, ये जो सक्सेसफुल डायरेक्टर्स वगैरह, प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, क्या ये भी वाकई एक्सप्लॉइट करते हैं या ये सिर्फ परसेप्शन है? नहीं सर, इसमें ना एक्सप्लॉइट कोई करता नहीं, एक्सप्लॉइट आदमी होता है ना। अब होता है ऐसे है ना सर, कि बहुत सारी चीजें हैं कि इंसान, अब जब 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 तक मैं आपके पास जाके अगर आप कुछ मुझे बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा या करना चाहता हूं, बिना आप मेरे अग्रीमेंट के आप कैसे कर सकते हो सर? आप सच बोल रहे हैं? मतलब बिल्कुल बिना अग्रीमेंट का कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब बता रहे कि अगर उस ईएमआई और उस बैंक में फंसूंगा तो मुझे वो करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, ये मुझे पता है, तो मैं क्यों करने जाऊंगा सर? और
रही बात, तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, ना तो मैंने देखा, जब तक क्या ना किसी के कही हुई बातों पर, सुनी हुई बातों को मैं नहीं मानता सर, मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा सर, तो मैं कैसे कैसे मानूं इस बात को। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि अगर इंसान के अंदर वो टैलेंट है ना, तो वो कहीं क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा सर, कोई नहीं करता है। तो मुरारी जी ये बताइए कि जिस तरह के पात्र आप करते हैं, मैंने कुछ देखे आपकी फिल्में, तो उन पात्रों का, उन चरित्रों का प्रभाव आपके जीवन पे भी पड़ता है? बिल्कुल सर, अभी क्या हुआ ना, कुछ दिनों पहले मैं अनुराग कश्यप सर के, क्योंकि मेरे वो गुरु हैं सर, गॉड फादर हैं जी मतलब मेरे सब कुछ है। आप जैसे कहेंगे ना कि फादर होता है, तो एक होता है जन्मदाता सर, एक होता है कर्मदाता, एक होता है धर्मदाता, तो उस तरह से मेरे फादर हैं वो, उन्होंने इतना मुझे समझाया ये सब चीजों का। तो मैं एक दिन, मैं गया कुछ दिन पहले, मैंने बोला सर मैं सोच रहा हूँ कि अब ये ना एक्टिंग छोड़ दूं। तो बोले क्यों? तो सर हो क्या रहा है ना कि मुझे एक ही जैसा कैरेक्टर मिल रहा है, फिर धीरे धीरे करते करते अभी ऐसा लग रहा है कि बस ये करके और मैं कपड़ा पहना और जैसे कैसे क ख ग घ अंग वैसा करके और फिर निकल गए, वैसा हो गया लाइफ, मोनोटोनस हो गया हूं सर। तो उन्होंने समझाया कि देखो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम मोनोटोनस हो गए क्योंकि तुमको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हारा वही 2 दिन 4 दिन का काम करके तुमको घर चलाना होगा, सरवाइव करना होगा, और वो भी नहीं करोगे मोनोटोनस में तो रही बात तुम्हारा वो वैसा ही काम का, तो लोगों ने क्या किया, तुमको टाइप कास्ट कर दिया है, तुमको एक ही जैसा कर दिया है, क्योंकि उसने कहीं 1-2 जगह देखा है तो लोग वही उसी में तुमको देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं अगली फिल्म में तुमको एक अच्छा रोल दूंगा, उससे खुद ही लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। नहीं, मेरा एक्चुअली मुरारी जी, मेरा प्रश्न दूसरा था। मैं आपका एक रोल देख रहा था, उसमें गणपति को लेके वो आपने जो बनाई है पिक्चर, तो उसमें आप माँ के पास बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, साथ में शायद आपका भाई है या मित्र है, तो जिस तरह के भाव आपके चेहरे पे आते हैं या जो आपके अंतर मन में चल रहा है उस समय, वो सीन तो टीवी पे पाकिस्तान का चल रहा है और आपको डर है कि कहीं ये फट तो नहीं गया हमारे यहाँ पे, तो वो जो प्रतिक्रिया है, वो जो मन में उस समय चलता है, जब आप अपने जीवन में बाहर आते हो तो भी क्या आप उसी तरह की गुंडाई, उसी तरह के भाव, उसी तरह का असर्शन, उसी तरह का सोचने लगते हैं एक लंबे समय तक ऐसे ऐसे रोल करने के बाद? हाँ, और सर क्या है ना कि मैं बचपन में जहां से बिलोंग करता हूँ ना, मैं 90s में था, तो उधर लोग ना 2 ही चीज बनना चाहते थे, या तो बहुत बड़ा क्रिमिनल या फिर बहुत बड़ा स्टार, क्योंकि उसी में ग्लैमर है सर, उधर भी गन है, उधर भी नया नया सब कुछ है। तो वो सारी चीजें सोच के मैं जब यहाँ आया तो मेरे लिए बहुत इजी होता है। जैसे वासेपुरा मेरी पिक्चर देखेंगे तो वो सब चीजें मेरे आंखों का देखा हुआ चीज हो सर, मेरे आंखों के सामने में मैंने मर्डर्स वगैरह काफी चीजें हमारे बिहार में कॉमन थे, 90s की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, डर तो लगता है कई बार, जैसे अभी देखिए मैंने एक पिक्चर की जिसमें मैं अपनी वाइफ से प्रोस्टिट्यूशन करवाता हूँ मेरी बच्ची के सामने में। अब वही चीज, अब क्या है ना, कल को मैं डरता हूँ कि मेरी बेटी अगर उसको देखेगी तो वो क्या सोचेगी जी। फिर मुझे लगता है नहीं, मैं तो कलाकार हूँ, मेरा कोई एक रूप है ही नहीं जी। रही बात, आप जिस मुरारी की बात कर रहे हो, उस मुरारी को तो मैंने 30 साल पहले मार दिया सर, तो कब का उसको मार चुका हूँ सर, वो मर चुका है, वो है ही नहीं, अभी पल पल बदलता है। अभी आप अभी आपके सामने मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल अगर आप कहीं आप मुझे देखेंगे तो मैं अलग रूप में बात करूंगा किस। ओके ओके मुरारी जी, अभी आपने बोला कि भाई आप मोनोटोनस हो गए थे, टाइप कास्ट हो गए थे, तो आपने सोचा कि भाई फिल्म में छोड़ दूं, मैं, मेरे बस की एक्टिंग नहीं है। फिर कश्यप जी ने बोला कि भाई नहीं, मैं तुमको बड़ा रोल दूंगा। तो आपको क्या ये लगता है कि भाई टैलेंट से ज्यादा गॉडफादर की जरूरत है? गॉडफादर की जो आपको समझने वाला हो, होता क्या है ना सर कि कोई भी यहाँ पर किसी को कुछ देता नहीं है, खुद ही करना पड़ता है। आप जब मेहनत करने लगोगे, मेहनत जब आपका दिखेगा तो खुद ही कोई ना कोई एक आएगा जो आपको बोलेगा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमको मैं काम देता हूँ।
पर मैं अगर बैठ के अपने घर पर इंतजार करता रहूंगा कि एक दिन वो मुझे आएंगे और मुझे वो लॉन्च कर देंगे, तो कभी भी नहीं होगा सर। हाँ, लेकिन आपको सही समय पर सही जगह पर रहना बहुत जरूरी है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही समय पर सही जगह पर और सही व्यक्ति के पास रहना बहुत जरूरी है। जी ठीक ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आम जनता जो है ना, ये सितारों की खूबसूरती से बहुत प्रभावित रहती है और वो उसको दूसरी दुनिया के लोग समझते हैं, तो वो वाकई खूबसूरत होते हैं या ये सब मेकअप का खेल ज्यादा होता है या रियल खूबसूरती का खेल ज्यादा है? सर, हम भी जब बच्चा थे ना, तो बचपन में बोला जाता था कि अगर एक्टर और एक्ट्रेस अगर किस करते हैं तो बीच में जो है ना ग्लास रखते हैं ताकि टच नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ है, क्योंकि अभी जैसे बड़ा स्टार अगर पान की दुकान पर जाके सिगरेट मांगने लगेगा तो फिर वो स्टार नहीं रहेगा ना, तो वो थोड़ा सा उनको मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को, हर तरह से, चाहे वो फिजिकली हो या मेकअप से हो या पीआर से हो। तो अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो स्टार कैसे रहेंगे? नहीं तो वो भी कॉमन मैन हो जाएंगे। तो ये बात सही कह रहे हैं मेकअप से। पर हाँ, वो ये तो सही है कि कई बार जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है वो, और जो जैसा होता है वो नहीं दिखता है। मुरारी जी, आम लोगों में ये परसेप्शन है, जनता में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं इस दुनिया के बारे में कि बॉलीवुड में सफलता के लिए आदमी सारी हदें पार कर जाता है, अपनी साम दाम दंड भेद सब अप्लाई करता है, और वो स्टार बनने की जो चाहत है वो कभी कभी आदमी को निगल जाती है, पर आदमी वो पा नहीं पाता। क्या स्थिति है? इतना कट थ्रोट कंपटीशन, इतना संघर्ष है उस दुनिया में? सर, आपके सामने शाहरुख खान सर है सर, इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं मैं आपको? इससे बेहतरीन उदाहरण हो ही नहीं सकता है सर। वो तो खतरनाक उदाहरण है सर। उस आदमी ने, सोचिए ना, अभी भी कितना मेहनत करता है वो। मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक ढंग से सो पाते होंगे अगर नहीं वो नहीं, साम दाम दंड भेद की बात नहीं करते हैं। मुरारी जी, उनके सवाल का मतलब ये है कि जैसे इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं, जैसे मान लो विवेक ओबराय ने कुछ शाहरुख सलमान खान के खिलाफ कह दिया था, और फिर एक ये जो सिंगर हैं जो बहुत तेजी से चढ़े थे, उन्होंने भी किसी बड़े खास स्टार के बारे में बोल दिया था, तो उनका करियर चौपट हो गया। समझिए, उनको कहीं फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। हमारा पर्पस ये है, ये पूछने का पर्पस है, क्या ये वाकई जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ये पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं पूरी इंडस्ट्री को, और अगर कोई इनके खिलाफ हल्का सा भी बोल दे तो ये उसको आउट कर देते हैं? सर देखिए, कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। जी तो अब जो बड़े लोग होंगे, ये चीज आप कभी भी रणबीर कपूर से नहीं सुनेंगे कोई इस तरह का हरकत करेंगे कि उस तरह का स्टेटमेंट देंगे किसी के बारे में। समझ रहे? जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो कभी भी इस तरह की चीजों में पड़ते ही नहीं है। तभी तो ना लोग बोलते हैं कि सक्सेस तो मिल जाता है लोगों को, कई लोग सक्सेस को हजम नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको नया नया लोग बोलते हैं नया अमीर बना है ये, या नया मुसलमान है जो 7 बार नहीं, जिसको जब मौका मिलता है तब नमाज पढ़ता है। तो वैसे लोग होते हैं सर, इसीलिए बहुत कम समय के लिए आते हैं और तुरंत से आउट भी हो जाते हैं। आप जिन जिन लोगों का नाम लिए ना, वो उनका वो प्रॉब्लम है कि उन्होंने संभाल नहीं पाया उस चीज को। उनको लोगों ने, जनता ने, ऑडियंस तो दिया वो चीज, लेकिन वो संभाल ही नहीं पाए। और चलिए। जिनको काम करना है, जिनको काम करना है वो काम कर रहे हैं सर आज भी, क्योंकि उनको उस समय पढ़ना नहीं है, उनको काम करना है सर। इस समय पढ़ेगा तो फिर आदमी काम कब करेगा? पॉलिटिक्स अगर करेगा तो काम कब करेगा सर? हमारा काम है वही। हाँ, पॉलिटिक्स भी करेंगे तो उस काम के थ्रू ही पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स के थ्रू काम नहीं करेंगे। चलो खैर, अब ये बताइए चलते चलते आखिरी सवाल, कि अब आप कितना कमा लेते हैं? सर, इतना कमा लेता हूं कि मेरे बीवी बच्चे खुश रहते हैं। अच्छा। नहीं, बेटी के स्कूल, माँ बाप के पास भी भेजते हो? उन्होंने चिट्ठी भी दी थी, कुछ पैसा भी दिया था,
अब घर पे भी भेजते हो कि नहीं? और घर जाकर जब गांव पहुंचते हो तो लोग क्या कहते हैं, मुरारी आया है या हीरो आया है? सर अभी क्या है ना कि अभी हम लोग गांव नहीं जाते हैं, गांव क्योंकि मेरे भैया जो है ना दिल्ली में है, तो अभी पिताजी जो है ना मेरे बीवी बच्चों के साथ फरीदाबाद में रहते हैं, ओके। एनसीआर में। तो यहाँ तो ऐसा है कि मैं आता हूँ तो सब लोग समझते हैं कि कोई मेहमान आया, कोई जानता भी नहीं है मुझे। ओके ओके ओके, घर में चलिए। कोई मेहमान आया 2-4 दिन रह के और अभी चला जाएगा, तो कोई मुझे नहीं जानता है सर। ओके, जी। चलिए ठीक है। बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं कि आगे भी आपको और सफलता मिले, और आप हमारे साथ आए आज हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।